बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से आगाह किया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा है कि हमारे इत्तेहादी आम इंतखाबात से भागना चाहते हैं, हम ना माजी में इलेक्शन से भागे और ना अब भागेंगे। जबकि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा ने आज वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से भी मुलाकात की, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, मुल्क में एक करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो तेज़ तर हो गया है, क्या इसके असरात हम सियासत पर भी आने वाले दिनों में देख सकेंगे? आज जैसे सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उससे पहले कई दिनों से हम ये बात सुन रहे थे कि करप्शन पे बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और जब तक मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी, जब तक कोई तरक्याती मंसूबा आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक आप करप्ट अनासर को तमाम जो भी शोबा जाते हैं उनको नहीं पकड़ेंगे। ईरानी तेल के हवाले से आज रिपोर्ट सामने आ गई, ठीक है, उसमें सियासतदान भी हैं, सरकारी अफसरान भी हैं और तमाम मुल्क में तमाम वो भेज दी गई है और ज़ाहिर है कि वो कॉन्फिडेंशियल है। मैंने अभी पूछा तो वो मेरा ख्याल है कि उस रिपोर्ट को शायद मंजर आम पे तब लाया जाएगा जब वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे उसमें लोग, क्योंकि होता ये ना कि वो पहले नाम आ जाएं तो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है कि बस पकड़ के फिर उसके बाद उनको उनसे पैसा निकलवाया जाए, ठीक है। उसके नतीजे में कई पंप्स बंद होंगे पूरे मुल्क में और ये जो चोरी का पेट्रोल बेचते हैं, ठीक है, और ये भी पता चलेगा कि पंप्स हैं किस किस के, पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस किस किस को मिले हैं, किस किस दौर में मिले हैं, ये भी पता चलना चाहिए। और ये है कि ये सिलसिला कब से जारी है और ये कब से ये मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो बड़ी बड़ी आपके जो कंपनीज हैं जो कि आप दिन से तेल लेते हैं, उनको पेमेंट्स करते हैं डॉलर्स में और अवाम जो है वो मुसीबत का शिकार होते हैं, और साथ ही ये जो माफिया है और ये खरबों का काम है और बरसा बरसी जारी है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर हाथ डालने का फैसला किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये वो बातें हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहीं जी, और ये तेज से तेज सर हो रहा है, क्योंकि लिस्टें तो बनी होती है ना, बस ये होता है कि उनकी रास्ते में रुकावट, ये लॉबी फलाना ढिमाकना। तो ये अगर मामला आगे बढ़ते हैं तो मुल्क में सरमायाकारी होगी और उसमें जो है वो किसी किस्म का अगर प्रेशर ना लिया, प्रेशर तो बहुत आया, बहुत ज़्यादा शदीद प्रेशर आएगा और वो प्रेशर ही था जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब के सामने जाके कहानी होती थी कारोबार छोड़ के चले जाएंगे। मैं पहले भी कहता हूँ इससे बड़ी ब्लैकमेलिंग से झूठ हो ही नहीं सकता। किसी मुल्क में जाए वो इनको ये जो चोर स्मगलर ठग हैं इनको इतने जूते मारे जो इनको सहूलियात यहाँ मिली हुई है ना, उस वो कोई मुल्क नहीं देता कि ये लूट मार की सहूलियात, ठीक है ना, इसको पैसा खिला दो, इसको खिला दो। तो एक साथ ही जो है वो FBI एक्टिव है और उसमें जो है वो ज़ाहिर वज़ारत दाखिला एक्टिव है और इसको हर सतह पे और इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसमें ना हो, लेकिन चाहे कोई सियासी हो, कोई गैर सियासी हो, कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो, कोई मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से हो, कोई ताजिर हो, कोई मीडिया के लोग हों, जो भी हों, इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा सबको सफाई कर दें सबकी। कोई बाहर से शख्स आता है सरमायाकारी करने के लिए, वो फिर उसके बाद बरसा बरस तक वो या तो वो जेल में पड़ा रहता है या उसकी ज़मीनों में कब्जे हो जाते हैं। और यहाँ पर हर तरफ ज़मीनों से लेके ये करेंसियाँ और ये और उनके भी नाम आ गए हैं जो मनी चेंजर्स और ये सारे। तो ये मेरे ख्याल से तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और उसमें जो भी आए, कोई सियासतदान आए, कोई गैर सियासी लोग आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, मैंने किसी भी मकतब फ़िक्र के लोग आए, नोटेबल्स एक नोटेबल्स की फहरिस्त भी है। अच्छा जी 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 जी, वो जो मैं कहता हूँ ना मुअज़्ज़ज़ीन शहर जो आते ही साहब अपने इलाके में पोस्ट होने वाले जो है ना, जो भी उनके
आप समझें कि कोई चीफ सेक्रेटरी आ गया, कोई कमिश्नर आ गए, कोई वहाँ पे कोई सेक्टर कमांडर आ गए, कोई कोर, सबसे पहले उनका काम ये होता है कि जनाब एक जो नोटेबल्स की फहरिस्त कि जी ये अच्छे अच्छे मुअज़्ज़ज़ीन हैं, उनके घर पे दावत। तो अब मेरा ख्याल है नोटेबल्स को भी पकड़ने का वक्त है। कोई वज़ीर आला आ गया, कोई नया वज़ीर, अच्छा जी दावत हो रही सबके, वो हर एक के साथ, हर एक के साथ, हर एक के साथ, हर एक के साथ, और वो फिर शहद की दलदलें बना बना के वो घेरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस बात को, क्योंकि आज उन्होंने गालिबन ये माशी दहशत गर्दी का लफ्ज़ भी और इस्तिलाह सारी इस्तेमाल की कि एक नोटेबल्स की फहरिस्त भी है। ये जो पिछले हफ्ते अरबों रुपया था ना, डूब गया डूब गया डूब गया डूब गया, तो ये मैच पर भी अरबों रुपया लगा हुआ तो ये हर जगह जो है ना, ये इसको, ये सट्टेबाजी और ये सारा मामला, रुपया गिरा दिया, रुपया, सबको आज सरफराज बुगटी साहब की आवाज़ में ज़रा दम कम था सर। और जो उधर से बात हुई है आर्मी चीफ की तरफ से, उसमें भी एक जो है वो बात, मैंने आपसे कहा था ना कि लोग अभी भी जो है ना वो हैं कि किसी तरह निकल जाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन अगर वहाँ से प्रेशर रहा इसको, और इसको सियासी रंग दे ही ना, इसको सियासी रंग, इसमें जो भी है उसको पकड़े एक दफ़ा साफ कर दें, ठीक है ना। मुकम्मल साफ नहीं कर सकते तो कम से कम वो ये हो कि जी वो जो है ना लोगों के अंदर, मतलब रियासत की क्रेडिट हो कि कोई कानून है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें अगले हफ्ते जो है इसमें तेज से तेज तर आपको चीज़ें होती नजर आएंगी, हवाला, हुंडी, ये वो सारा। अच्छा, तो और उसके नतीजे में ये, अच्छा आज है इतवार, गुजर के दिन अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे, ख़त्म करे, और जो अगली इतवार है उस इतवार को जस्टिस फाइज ईसा साहब अपना हलफ उठाएंगे। तो ये उमर अता मंदियाल साहब का आखिरी हफ्ता यानी बतौर चीफ जस्टिस शुरू हो रहा है, और कल सुबह फुल कोर्ट है, कल सुबह फुल कोर्ट है, कल दिन का जो आगाज़ है वो फुल कोर्ट से होगा, और उसमें जो है वो तमाम जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट बार, बार कौंसल, तकारीर, सब वो सारा दिन शुरू होगा। और एक ही गालिबन चीफ जस्टिस साहब, बाकी तो जज साहिबान के बेंचेस होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब गालिबन 13 तारीख को वो जो चीनी के हवाले से, चीनी माफिया और वो सारा IPPs का भी कर जाएं जाते जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन बहरहाल चले में चीनी वीनी का जो है चक्कर उसके ऊपर भी एक्टिव, लेकिन ये सब हो रहा है, एक ही ये शुरू हो गया है, मतलब अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि मतलब है कि इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, रुके ना, बीच में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, ये दुआ है। अच्छा, तो ये अब ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट, इस हफ्ते के दौरान जो है वो अदालत में, अल्लाह करे कि ये हमें कोई जज साहिबान आपस में गले मिलते मिलते नजर आए, मतलब है कि वो जो, हाँ वो, ताकि मुल्क ऐसा है, देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब ज़िंदगियों की एक स्टेज पे आपको एहसास होता है कि क्या किया यार हमने, तो ये थे ज़रा सी बात पे नाराज़ हो गए, कल को फिर मिलेंगे, फिर उनकी तस्वीर लगी होगी, साथ दूसरे की तस्वीर लग जाएगी, तीसरे की तस्वीर लग जाएगी, और ये है कि जो वो है ना अपना उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करें, आइडियाज़ को छोड़ दें इस वक्त। यानी मेरी गुजारिश है ये अपनी सिविल हुकूमत से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से, कि इस वक्त आइडियाज़ ना दें, इस वक्त करें। आपको पता है सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ हैं इस वक्त? सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ हैं? जी, कब्रिस्तानों में। कब्रिस्तान भरे हुए हैं आइडियाज़ से। एक्ट करें काम, ठीक है ना। और ये जो आइडिया हम, हमारा ख्याल है सर उसको यूं कर दें, ऐसे नहीं, जो पकड़ के एक्शन लेने का, बिल्कुल बिल्कुल एक्शन हो रहा है, अभी तो हो तो गए शुरू, और अल्लाह करेगा ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाएं ज़रा 2-4 और टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि कल 22 साल हो जाएंगे, 22-23 साल, 11 सितंबर है, तो कल पहली दफ़ा व्यूज़ ऑन न्यूज़ लॉन्च हुआ था। अच्छा, ओहो 22 साल सर, 2 दहाई से ज़्यादा, 2 दहाइयों से ज़्यादा,
और आप देखेंगे ये भी कैसे कमाल की बात है कि व्यूज़ ऑन न्यूज़ मेरे मुताबिक, और फिर जो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद, और काफ़ी तवील अर्सा है। और फिर उसके बाद हाइब्रिड चैनल, शुरू में तो हाइब्रिड थे, शुरू में तो आपको पता है ये 2-3 घंटों का चैनल था, लंदन से 2-3 घंटे आया करता था और फिर बंद हो जाता था, और डिश पे आता था, उस वक्त केबल था ही नहीं, और कहीं कहीं डिश पे देखा जाता तो बड़ी बड़ी डिशें लगी होती थी जो कि अब बैन हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर हाइब्रिड था ही नहीं। हाइब्रिड का मतलब है एक ही चैनल पे ड्रामे भी, खबरें भी, ये भी वो भी सारा। और फिर एयर वाई, और फिर उसके बाद एयर वाई पहले लॉन्च हो चुका था लेकिन वो चंद घंटों का था। और फिर उसके बाद 2002 में इलेक्शन के बाद फिर जियो आ गया, और उसके बाद फिर एक तवील सफ़र। और मुझे जाहिर है कि वो पहला 1 साल जो था, उस 1 साल में कुछ इवेंट्स कवर हुए प्राइवेट मीडिया पे, जो कि मौका मिला कवर करने का, जिसमें 9/11, अफ़गानिस्तान की इन्वेजन, इराक़ का बिल्डअप, ये जो तनाव हो गया था पाक इंडिया, गुजरात, पाक इंडिया तनाव, रेफरेंडम, आगे पीछे मुशर्रफ साहब, तो एक पूरी एक तारीख़ है। और फिर उसमें जंगें और ये सारा, तो एक ज़िंदगी का पूरा हिस्सा। तो और फिर आपको मैं एक और बात बताऊँ बड़े मज़ेदार कि दरमियान में रेडियो भी आ गया था, लंदन से रेडियो भी आ गया था ARY का। तो ये जो प्रोग्राम या करता था ये रेडियो पे भी जाता था प्रोग्राम। अच्छा। जी, ये प्रोग्राम रेडियो पे भी चलता था, और जो वहाँ पे जो उस लंदन में और जहाँ जहाँ वो रेडियो जाता था तो वहाँ पे ये प्रोग्राम सुना भी जाता था, रेडियो पे भी सुनते थे लोग। तो जाहिर है कि जंगों के ज़माने और उस वक्त से लेके अब तक वो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं कि मेरा ख्याल है सबसे तकरीबन सारे ही कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे ही जो है ना, अरब स्प्रिंग तो पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन ये अरब स्प्रिंग तकरीबन सारी बड़े मुल्कों में जाके कवर करता रहा हूँ, तो वो बहरहाल मामला। अच्छा, अब ये है कि ये कल के हवाले से, कल जो 9/11 का जो ताज़ियती जो इज्तिमा होता है न्यूयॉर्क में हमेशा, तो वो अलास्का में होगा, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन शरीक होंगे, अलास्का। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो G20 के इजलास की जो दूसरे दिन की कार्रवाई थी, दूसरे दिन की, क्योंकि एलामिया तो आ गया था पहले ही, तो वो जाहिर है कि वो फिर सुबह वो जो गांधी जी की यादगार वहाँ पे गए जी, बाकी रहनुमाओं के साथ, और फिर जो है वो वियतनाम चले गए, और वियतनाम चले गए, और G20 का इजलास ख़त्म हो गया, और जो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी साहब हैं उन्होंने ब्राज़ील के हवाले कर दिया। अब अगले जो 1 साल है उसमें ब्राज़ील के पास, ठीक है, इसकी सदारत रहेगी G20 की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल हुआ, उस पर बात करते होती रहेगी। देखिए, पहले तो आप लें प्रेसिडेंट बाइडेन को। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो जाहिर है कि उनको मौका मिला कि वो हावी रहे इसके ऊपर, ठीक है, ओवरऑल वो हावी रहे, क्योंकि शी जिनपिंग भी नहीं थे और पुतिन भी नहीं थे, तो वो हावी रहे। उनकी मुलाकातें बायलैटरल तो नहीं हुई यकीनन, लेकिन जो अशाइया और बाकी जो तस्वीर आई, तो बायलैटरल तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ही उनकी हुई, लेकिन यह है कि बाकी गपशप लगती तस्वीरें अशाइयों में मुख्तलिफ जगहों पे उनकी सामने आई। और फिर उसके बाद वो चले गए वियतनाम, ठीक है। अच्छा, वियतनाम चले गए, और वियतनाम जाके, ये वियतनाम बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका दौरा। ये वियतनाम जो है, वियतनाम के साथ कोई अच्छी यादें नहीं है अमेरिका की। ये क्लिंटन दौर में ताल्लुकात बहाल हुए हैं, उससे पहले तो बड़ी वियतनाम के जो लोग हैं उन्होंने होचिमिन, जो उनके गोरिल्ला फाइटर, 69 में उनकी डेथ हो गई थी वियतनाम वॉर के बीच में ही, वो तो एंड नहीं देख सके, जिनके नाम पे सबसे बड़ा शहर भी है होचिमिन सिटी, जिसको साइगॉन कहते थे पहले, साइगॉन, ठीक है। और तो उन्होंने तो पहले तो उन्होंने फ्रांस से जंग लड़ी, ये फ्रांस की कॉलोनी था। अच्छा, ये इसको फ्रेंच इंडो चाइना
जंग से पहले डॉक्टर साहब? जी जी नहीं, आज़ादी से पहले ये हाँ, दूसरी जंग अजीम या आगे पीछे, ये फ्रांस जो यहाँ पे रहा है ना पैसिफिक या इस इलाके में, तो फ्रांस जो है वो ये इंडो चाइना था। अच्छा। इसको फ्रेंच इंडो चाइना, तो उसमें कंबोडिया, लाओस, वियतनाम ख़ास तौर पे, और वियतनाम मरकज़ था उसका फ्रेंच इंडो चाइना का। और ये जो हनोई है जो अब दारुल हुकूमत है, ये उस वक्त फ्रेंच इंडो चाइना का दारुल तो था। और उसके बाद आप वियतनाम की कौम को देखें आप, वो पहले या ये जो उनके हीरो या उसको जो भी जिस तरह से भी आज के हीरो ही कहा जाता है उनको, उन्होंने वो आज़ादी दिलवाई। पहले वो फ्रांस से लड़े, फिर वो जो है वो अमेरिका से लड़े, ठीक है, वियतनाम वॉर। और वियतनाम वॉर 75 में जाके ख़त्म हुई है, यानी शुरू हुई है ये कोई मतलब कोई 2 दहाइयों से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से अगर हम इसको 56 से स्टार्ट करें तो 54-56 से ही स्टार्ट होती है, और 75 में ख़त्म, 1975 में, ठीक है, 2 दहाई तकरीबन। और इतना तवील अरसे चली, और उसमें जो है वो यहाँ से फ्रांस गया, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया वियतनाम, एक शुमाली वियतनाम बन गया, शुमाली वियतनाम रशिया चाइना, जनूबी वियतनाम अमेरिका, फिर आपस में इनकी वियतनाम वॉर जो हुई वो चली ना 20 साल, जो आपस में लड़ाई हुई, और फिर उसके बाद फॉल ऑफ साइगॉन हुआ दरमियान में, फिर ये कंबोडिया तक फैल गया मामला, फिर लाओस तक, फिर ख़त्म इस तरह से हुई कि अच्छा ऊपर कम्युनिस्ट थे, नीचे जो है वो एंटी कम्युनिस्ट थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वॉर थी बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। एक जंग वियतनाम की जंग भी थी जिसमें वियतनाम जीता और यहाँ से अमेरिकन चले गए, फॉल ऑफ साइगॉन। हम पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो वियतनाम, तो अब उस वियतनाम में जाहिर है कि अमेरिका के ताल्लुकात तो अजीब वहाँ पे बहुत ही ख़राब रहे ना। इसमें बयान होता है कोई 30 लाख वियतनाम की जंग में लोग, और कोई 2.5 तो जानों से गए, 2.5 लाख लोग समंदर में डूब गए। और वियतनाम ने जो है वो फिर क्लिंटन दौर में ताल्लुकात बहाल हुए, सफारत खाने खुले, सब कुछ हुआ सारा। लेकिन ये है कि वो एक तारीख हमेशा रहती है जहनों में कि अच्छा ये वियतनाम जा रहे हैं, वियतनाम तो अच्छा है। लेकिन ये कि वही चाइना के साथ, लेकिन यह है कि वो वियतनाम पहुँचे हैं तो पहुँच गए और रात को ट्रैवल कर जाएंगे, क्योंकि कल वो तकारीब हैं अलास्का में जो कि 9/11 के हवाले से। लेकिन जो अजब सी बात है कि वो उनके वियतनाम में वो पहुँचे हैं, उधर से न्यूयॉर्क टाइम्स खबर दे रहा है कि जी वियतनाम, ये जो पहली स्लाइड है कि वियतनाम जो है वो रशिया से आर्म्स खरीद रहा है, असला खरीद रहा है। अच्छा। और असला खरीद रहा है, ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। और वो ये कह रहे हैं, ये इस रिपोर्ट की ये बैकग्राउंड है, इसका एक बैकग्राउंड है, और वो ये है कि जो इनकी ऑयल की जो है ना, ये हम देखें अगर तो रुसवेट पेट्रो फील्ड्स, ये नॉर्थ ईस्ट रशिया में जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पर वियतनाम के साथ उनके पुराने मामलात हैं। अच्छा। ये सोवियत मिसाइल मिले तो जीता है वियतनाम ये जंग, सारी सोवियत असला, उनकी फौज भी सोवियत ट्रेंड है, ठीक है। दरमियान में हाँ रशिया उसे खटपट चाइना से हो गई थी बीच में, अब चाइना के साथ हैं टोटली। अच्छा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो रुसवेट पेट्रो फील्ड्स हैं, तो इनकी ओनरशिप आधी जो है, तकरीबन आधी से ज़्यादा थोड़ी सी वो रशिया के पास है। हाँ। और बाकी जो है वो वियतनाम के पास है। अगर हम ये दिखा सकें जो पाई चार्ट है जी, तो यहाँ पर जो, और ये अगर हम सैटेलाइट इमेजेस देखें तो ये हमें नज़र आते हैं यहाँ पे कि इनका एक ब्लॉक एक के पास है, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ये पूरा ऑयल, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए वो साइबेरिया वाली साइड जो है ना उस तरफ। तो ये जो है यहाँ पर जो वियतनाम और रशिया के दरमियान यहाँ पे ऑयल फील्ड्स के ऊपर मुआहदे हुए हैं और लेन देन होता है। लेकिन पता चल रहा है कि जनाब वियतनाम वहाँ से असला भी ले रहा है। ये एलिगेशन है अमेरिकन का, CIA का जो उनकी एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये। और ये मैं सिर्फ यहाँ पे अगर आपको वो ये दिखाऊं कि ये जगह जो है, ये अगर हम सेकंड स्लाइड दिखा सकें, अगर किसी ने डिटेल देखनी हो इन ऑयल फील्ड्स की तो वो ये देख सकता है जो सेकंड है हमारी,
कि ये ऑफशोर टेक्नोलॉजी पे जाके देख लें तो ये आपको फील्ड नजर आ जाएंगी रशिया, और ये जो है ये इनको साथ ही जो है वो मतलब इनमें वियतनाम के लोग भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इन ऑयल फील्ड्स के थ्रू वो कहते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ है और यहाँ पे सब, तो ये प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ जा रहे हैं, पूरी कोशिश कि जी वियतनाम के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। क्या वियतनाम निकल आएगा चाइना और रशिया के स्फीयर से और चला जाएगा अमेरिका के साथ, ज़ाहिर है सेमीकंडक्टर चिप्स ये सारा, तो ये इस लिहाज से ये दौरा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात है इस दौरे में, ये जो G20 समिट हुई तो इसमें कोई, कल भी मैंने बात की थी, गुफअप नहीं हुआ। बड़े तरीके से मेहमान आए हैं, मेहमान गए हैं, अलामिया जारी हुआ है, उसमें रशिया के बारे में कोई बात नहीं की गई, कोई उसको बुरा भला नहीं कहा गया, चाइना के बारे में कोई बात नहीं की गई, सब के एक। लेकिन मामला ऐसा है जो कि जिसके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है, और थोड़े से मैं उस पर चंद मिनट लूँगा, और मैं ज़ाहिर है कि इसके ऊपर अपने अपने लोगों की तस्दीक हैं और वो रिपोर्ट्स अपनी देंगे। एक आप समझ लें कि ट्रक भी नहीं, एक कोई उससे भी बड़ी कोई बहुत बड़ा कोई आप समझें कि कोई रॉकेट बना, कोई स्पेस, उसकी बत्ती के पीछे जो है ना वो लग गया है, इंडिया को लगा दी है दोबारा। अमेरिका ने और ट्रक की बत्तियों के पीछे और काम किया उनका तो वो ट्रक की बत्ती जो है वो ये है इंडिया, ये मिडिल ईस्ट और ये उसके बाद यूरोप, पता नहीं क्या जो कॉरिडोर, इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती है, इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती है कि आप, और मैं इस पे ज़रा संजीदगी से जब लोग गौर करेंगे इस पे, इसका सबसे पहली बात तो ये कि इसका ऐलान किसने किया है। ऐलान एक होता है ना ऐलान करना, इसका ऐलान ना भारत ने किया है ना इसका ऐलान सऊदी अरब ने किया है, मतलब वो बैठे हुए हैं, एक MOU है, MOU नहीं ऐसे ही जो मेमोरेंडम साइन हो जाते हैं, अच्छा जी सारों तालियां वाली बज गई। अच्छा, उसमें सबने कहा अच्छा बिस्मिल्लाह भी चला, गुड़ी गुड़ी बात होगी। लेकिन आप देखें कि इसकी ओनरशिप किसने ली, ऐलान कहाँ से हो रहा है इसका, व्हाइट हाउस की तरफ से ये ऐलान हो रहा है, जो 13वीं स्लाइड है, वो कह रहे हैं कि MOU साइन हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओ भाई, अमेरिका का क्या ताल्लुक है इससे, अमेरिका का ताल्लुक क्या है, लेकिन ऐलान अमेरिका कर रहा है। अब अच्छा, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स, अमेरिका का क्या था, अमेरिका थोड़ी जा रही है कोई पाइपलाइन, ये अमेरिका जा रहा है कोई सप्लाई चेन, अमेरिका की तरफ से ऐलान हो रहा है, इंडिया की तरफ से भी नहीं हो रहा, किसी अरब मुल्क की इलामिया भी नहीं है, अच्छा उनकी तरफ से हो रहा है, वो सब बैठे होने। अच्छा जी, अब जनाब इसमें पहले तो ये देखें ना आप कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब मैं तो चाहूँगा कि इसका कोई काउंटर आए बात, या मैं और देखूँ कि इसको, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ ना कि ये जो IMEC है, ये है, इसके 2 कॉरिडोर होंगे, एक ईस्ट कॉरिडोर होगा, समझ में आती है बात, जो अरेबियन गल्फ को जो है वो इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ देगा, वो पानी के रास्ते जाहिर है, और एक उसका नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से जोड़ देगा, ठीक है। रेलवे ट्रैक भी होगा, समंदर, जाहिर है समुद्री रास्ते से ही जाएंगे अरेबियन गल्फ तक, अगर इंडिया से स्टार्ट करते हैं, वो तो पहले भी जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। अच्छा, और फिर उसके बाद इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, यूरोप, अभी किसी को नहीं पता। अच्छा अच्छा, अब ये देखें आप, ये इसका कॉरिडोर बन गया। अब सवाल ये है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो इसकी फंडिंग कौन करेगा, इसका पैसा कौन देगा, इसकी ओनरशिप किसके पास है, क्या ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, क्या ये सऊदी अरेबिया का प्रोजेक्ट है, क्या ये UAE का प्रोजेक्ट है, क्या किसी यूरोपीय मुल्क का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। मतलब ये एक इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती है, वो नॉर्थ स्ट्रीम बनी बनाई, उधर पाइपलाइंस धमाकों से उड़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बस दुनिया का हाल तो देखें आप। लेकिन ये एक, अच्छा, इसी स्टेटमेंट के आखिरी लाइन के अंदर एक अजीब कहानी है, जो मैं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी एक किसी रॉकेट की बत्ती है, ये ट्रक की बत्ती भी नहीं है। इसकी आखिरी जो एक लाइन में जो है वो ये क्या किस्सा है, वो ये कहते हैं कि जो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगले 60 दिनों में मिलेंगे, अगले 60 दिनों में, 2 महीने में, टू डेवलप एंड कमिट ऑन एन एक्शन प्लान विद रेलिवेंट टाइम टेबल्स। ओ भाईजान, ये है क्या है, 2 महीने के बाद मिलेंगे लोग, फिर वो प्लान
और कमिटमेंट करेंगे कि एक एक्शन प्लान होगा और एक टाइम टेबल होगा। अभी कुछ नहीं है, अभी खलाई, ये अजीब, अभी सिर्फ एक आइडिया नहीं है। हुआ क्या है आप जरा सुनिए ना, इसमें हुआ क्या है देखें। हुआ ये है, तालियां बज रही हैं, एक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें जो इशू ये है कि देखें, इससे सप्लाई चेन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, रास्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बाहर सूरत, जैसे पाकिस्तान देखता है कि भाई हमने कहा, हर मुल्क का राइट है, यूरोप देख रहा है, सारे मुल्क अफ्रीका में, कि हम किस तरह से कहाँ तक हमारी मंडियों तक रसाई हो। तो इंडिया जो है, उनका असल प्रोजेक्ट इसमें गायब हो गया। असल प्रोजेक्ट जो था वो था उनका, जिसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं, वो था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और वो कॉरिडोर जो है ये 2000 में, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये स्टार्ट हुआ है ना मीडिया में, तो मेरे ख्याल से उसके आगे पीछे ही कहीं ये बात तय हुई थी कि जी इंडिया, ईरान, अजरबैजान, आर्मीनिया, ठीक है, और रशिया, और फिर वहां से वो जाएगा और आगे तक, फिर उसके बाद ये एथेंस और ये यूरोप और पूरी, अगर आप दूसरे इसमें देखें तो इसमें आपको फैला हुआ दूर तक नजर आता है। वो ये था असल जी 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 ये था। अब जनाब क्या हुआ, और ये चाबहार ये का तो हिस्सा था ना। ये चाबहार क्या था भाई? चाबहार ये था ना कि बाईपास होगा पाकिस्तान, चाबहार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से गुजर के ऊपर अजरबैजान, आर्मीनिया को भी साथ में लाया, फिर रशिया भी आ गया बीच में, फिर उसके बाद सारा वो। अब जनाब क्या हुआ है कि वो तो हो गया ना फारिग प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इतना बड़ा एक, मुझे नहीं पता कि क्या इंडियन, जाहिर है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो भी फैसले कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे। एक्सेस खत्म हो गई सेंट्रल एशिया तक। ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट था, ये इस बात पे बेस कर रहा था कि सेंट्रल एशिया तक प्रोजेक्ट हमारी किस तरह से पहुंच, मतलब अफगानिस्तान के जरिए ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के जरिए आगे। सेंट्रल एशिया ब्लॉक हो गया, अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तब्दीली आ गई। उसके नतीजे में अच्छा, ईरान के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स थी, ये यूरोप जाना, ये सेंट्रल एशिया तक नहीं था, इसने यूरोप जाना था आगे। अच्छा, अब रशिया को भी बना, मुझे नहीं पता कि रशिया के साथ क्या मामलात होंगे, क्योंकि जब आप इस कैंप में जा रहे हैं। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया का कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है उनका। सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा जो MBS हैं वो इस वक्त उनकी मुलाकातें हुई हैं सबसे ज़्यादा, और MBZ की मुलाकातें हुई हैं, तो वो तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, और वो OPEC प्लस में है, ये ज़हन में रखें, रशिया के साथ। अच्छा, तो ये अब जनाब एक नई ट्रक की बत्ती, वो बने बनाई चीज़ उन्हें डम करवा दी। और ये कुछ अर्से पहले ये जनाब इन्होंने मूड बनाना शुरू कर दिया था। ये डिप्लोमेट जो 15वीं स्लाइड है, द हाई कॉस्ट ऑफ इंडियाज INSTC एम्बिशंस। देखें, वो ये कह रहे थे कि टेंशन्स बढ़ रही हैं, एक तरफ वेस्ट और इसराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, दूसरी तरफ वो खड़ा है, तो हमें इससे निकलना चाहिए। काफ़ी अर्से पहले से एक माहौल बन रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला कैसे किया है कि जी वहां चूंकि ईरान पर और रशिया पे पाबंदी है, तो अमेरिका व्हाइट हाउस से ऐलान करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट बनने ये इंडिया का ओ भाई, ये व्हाइट हाउस करेगा प्रोजेक्ट इंडिया का। अगर इसमें है तो ये तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का आना चाहिए ना, एलामिया सर, ये आना चाहिए किसी अरब मुल्क का। ये व्हाइट हाउस कैसे ऐलान कर रहा है? जरूरत वो इसलिए थे जैसे बेल्ट एंड रोड टाइप होते, तो हमें कि हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है। कहाँ से कहाँ अभी 60 दिनों के बाद तो पहली मीटिंग होगी, प्लानिंग होनी है। डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ सर, वापस आके बात करते हैं। ये देखें, ये इतनी ज्यादती हो रही है। ये ज्यादती क्या, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये जो है क्या वो डंप हो गया है, तो क्या ईरान भी चलेगा, ईरान से भी जाएगा ऊपर और फिर आगे यूरोप तक जाएगा। अच्छा, उधर आर्मीनिया अज़रबैजान का फड्डा पड़ गया, फिर अल्लाह करे कि सुलह हो जाए उसमें। सर ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। पाकिस्तान का भी जिक्र खैर है ना बीच में। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज बिलावल साहब ने कहा है कि हमारे इत्तेहादी आम इंतखाबात से भागना चाहते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि 90 दिन के बजाय 60 दिनों में इंतखाबात हो जाने चाहिए। मैं उस बात को पहले मुकम्मल करूँ। मैं देखें, मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये एक सन 2000 से प्रोजेक्ट बन रहा था,
2001 के बाद 2, 3, 4 ये मुस्तकिल पिछले 20-21 सालों से ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम होता रहा, सरमायाकारी होती रही। कितने बिलियंस खर्च हुए इसको भी कल वल डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट ये बना हुआ था, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक बना था और कंप्लीट जहनों में ये था कि जी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया यहाँ पर एक मुस्तकिल ऐसी गवर्नमेंट होगी जो कि 75 सालों में रही है 2021 तक, यानी प्रो इंडिया गवर्नमेंट होगी। और वो फिर इसको फैसिलिटेट करके वो सेंट्रल एशिया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, ये वाला फड्डा भी उस वक्त तक इतना नहीं था, ज़रा इसने भी ये भी ठंडा हुआ था मामला, रशिया, और फिर उसके बाद यूरोप तक जाएगा मामला, और यूक्रेन भी था इसमें, यूक्रेन भी है इधर में, इसमें बेलारूस भी है, बेलारूस भी है इसका हिस्सा। देखिए ना ये, अच्छा इसके ऊपर काम होने शुरू हो गए, आर्मीनिया भी आ गया, काजाकिस्तान भी आ गया, ये काम हो, ये बना हुआ प्रोजेक्ट है, यानी जिसपे काम हो रहा होता है ना, ये वो था। दरमियान में ये अफगानिस्तान में तब्दीली आ गई, जिसके बारे में हम भी मुतात होकर ये कहते हैं ना कि भाई वहाँ से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए 2021 के बाद, अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं रही। असल में अफगानिस्तान में हुआ क्या है, वो लफ्ज़ इतना अजीब है अगर उसको इस्तेमाल करूँ मैं, और मैं नहीं करना चाह रहा वो लफ्ज़ इस्तेमाल। जो अफगानिस्तान में हुआ है, ठीक है, कौन सा अमरुल्लाह साले और कौन सा फलाना और कौन सी एग्जाइल हुकूमत बननी थी और पता नहीं कुछ ताजिकिस्तान में बैठना था किसी ने, क्या देखें हो गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन जो हुआ है ना, ठीक है, और पाकिस्तान को कंबोडिया बनेगा, पाकिस्तान सिविल वॉर हो जाए, ये छोटे मोटे वाक़यात, दहशतगर्दी वगैरह, छोटे तो नहीं लेकिन इसको भी ख़त्म करेंगे। आज अब सुन रहे थे ना सरफराज बुगटी साहब को भी, और भी ये ख़त्म होगा मामला, सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मसला ये है कि वो ये लॉन्ग टर्म था प्लान, ठीक है, और चूंकि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात, यानी उनको भी अंदाज़ा, अब ज़रा सोचें हुआ क्या है, अपने साथ नेटो को भी जहाज़ों में, मैंने कॉन्सुलेट्स पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ, ये इतना बड़ा, इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ लोग आबाद हो गए, ये हो गया, दहशत को सारे, उससे पहले तो ये यहाँ पे जो है वो ये कहानी चलती थी ना कि अच्छा वो कोलेटरल डैमेज में मर जाते हैं ना लोग, 100 अगर मर गए बच्चे, शादी पे हमला हुआ, तो वो तो दौर ख़त्म हुआ ना, और वो जंगी गलत थी, ठीक है, या सही थी, जो भी था वो तारीख फैसला करेगी। और मैंने कहा ना, मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा। अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं रही, वाह वाह, ये हमारा जो एक तबका है ना ख़ास, अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं रही। अच्छा हुआ क्या है वो अभी तक उनकी किताबें लिखी जाएंगी तो पता चलेगा हुआ क्या। अमेरिका को चूंकि हमारी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। अच्छा, वो कहते हैं ना, बात कम करते हैं लेकिन काम ज़्यादा होता है पाकिस्तान का। उधर 6 धमाके, इधर से भी 6 धमाके, उनको पता कि ये कैसे होगा, न्यूक्लियर ऐसे हुआ था ना, तो वो उधर टिक 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 लगे हुए, अच्छा जी ये हो गया, कॉरिडोर बन गया, ये हो गया, ये क्यों नहीं बता रहे कि अफगानिस्तान में हुआ क्या है। अच्छा, अब मसला ये है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो डिस्कस करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है, छोड़ दें इसको, एक बात, ठीक है। दूसरी जो बात है, यानी बगराम एयरबेस आप देखें, ये यानी वहाँ पे कॉन्सुलेट्स, ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा ना। दहशतगर्दी एकदम, तो वो कहते थे पाकिस्तान कंबोडिया बनेगा वियतनाम की जंग के, जैसे वियतनाम की बाद ये सिविल वॉर शुरू हो गई थी ना कंबोडिया में, एनीवे छोड़िए, लाओस और ये सारी जगहों पे, तो अल्लाह का शुक्र वो नहीं हुआ। अच्छा, अब जब इतनी बड़ी आपने स्ट्रेटेजिक मामलात में आपने खत्म कर दिया ना, आपका एक बॉर्डर है, और वो अभी 2 फ्रंट, पहले तो वो उधर से भी इधर से भी, ये दहशतगर्द वगैरह सारे, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी स्टेबल होगी इंशाल्लाह, और ये काम उनके साथ ठीक चलेगा, और बीच में जो है नासिर वो सब इधर उधर फारिग हो जाएंगे, जराइम पेशा नासिर हैं बुनियादी तौर पर। इशू ये है कि ये कॉरिडोर खत्म हो गया तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं है सर, और ये तमाम इलाका चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ चुका है, रशिया और चाइना के, ठीक है। अभी मुझे किसी ने जनाब ये बात भेजी, वो भेजा तैयब एर्दोगन, हमारे बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान का तुर्की दोस्त, और तैयब एर्दोगन से वैसे भी ज़ाती बड़े ज़बरदस्त उनसे पाकिस्तान के लोग पसंद करते। उन्होंने इंडिया में स्पीच की और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि बड़े अक़वाम मुत्तहिदा, बड़े उसमें ज़्यादा अरकान आने चाहिए, एशिया से भी होने चाहिए, और इंडिया हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं। और ये अब तालीम पर चली, मुझे किसी ने ट्वीट भेजा,
मसला ये है कि कोई मुसलमान मुल्क नहीं है वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में, और वो उन्होंने एशिया की बात की, और ये इसको बढ़ना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की वैसे है क्या, मतलब देखिए ना, तो वो उधर से फ़लस्तीन की बात होती है वो वीटो कर देते हैं, उधर उनकी बात होती है वो वीटो कर देते हैं, तो एक बस है, ठीक है। और जब नई भी करारदाद पास हुई थी तो अमेरिका ने अटैक किया था इराक पे। तो बात यह है करारदाद के बगैर ही किया था ना, तो करारदादों की ऐसा कोई हैसियत नहीं, डाइनिंग क्लब सा बन गया, बल्कि उससे ज़्यादा तो ये G20, क्योंकि इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, सारे मुल्क हैं सारे, और उससे बढ़ के ब्रिक्स आ रहे हैं सामने, ब्रिक्स तो उससे भी बढ़ के आ रहा है। इशू ये है सारा कि मुझे किसी ने कभी भेजा, मैंने कहा यार, कहते हैं ये क्या है, इस पर क्या कमेंट्स देंगे आप? मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, तैयब देखें टर्की के ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होना तो अच्छी बात है, उनकी ट्रेड बड़ी अच्छी है। बीजेपी तारीख कैसे ख़त्म करेगी अपनी? बीजेपी, देखें हम तो बात नहीं कर रहे, मैं बात नहीं कर रहा बिल्कुल, वो जो तारीख मौजूद है, तारीख को कैसे मिटाएंगे? महमूद गजनवी कौन थे? क्या तुर्क नहीं थे? ये शहाबुद्दीन गौरी कौन थे? भाई अरब तो एक ही मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना सिंध, तो बाकी जो थे वो तो तुर्क थे ना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये सबुतगीन कौन थे? ये मोहम्मद तुगलक कौन थे? ये शहाबुद्दीन गौरी कौन थे? महमूद गजनवी सबसे बढ़ के, महमूद गजनवी, सोमनाथ। वही मसला ये है कि या तो फिर पूरी तारीख बदलते हैं, हम ये जिक्र नहीं कर, मैंने कभी मैंने तो सिर्फ उनसे ये कहा, मैंने कहा यार भाई आप तो चलिए अजीब व गरीब तारीख बना देते हैं आप। वो सुबह महात्मा गांधी की यादगार पे गए सारे, बड़ा अच्छा किया, बहुत तो बहुत बड़ी शख्सियत में उसके कातिल को हीरो बनाया हुआ। अच्छा अब ये आप खुश हो रहे हैं? भाई मसला ये है कि वो फिर आप ये माने ना इस बात को कि वो आखिर पाकिस्तानी तो नहीं थे ना, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, तो पाकिस्तानी थे कोई? ये एक मेरे ख्याल से शेरशाह सूरी ये पख्तून इलाके से, बाकी तो सारे के सारे जितने रूलर्स थे मुगल कौन थे? वो बात ये है कि ये जो है तारीख पीछा करती है, और तारीख जो है वो बीजेपी तो उनको विलन कहती है, वो तो कहते हैं कि ये विलन्स थे, हालांकि उस दौर में तो मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों के दरमियान एक तवील अरसे तक बहुत प्यार मोहब्बत रही। नफरतें भी होंगी, लेकिन नफरतें तो राजा महाराजा आपस में लड़ते रहे, ये बादशाह आपस में लड़ते रहे, शहजादे एक दूसरे का सर काटे, वो तो भाई तो छोड़ दें। लेकिन यह है कि मजहबी नफरत तो नहीं थी, इतनी ज़्यादा नफरत तो नहीं थी। तो वो चुप हो गया आगे से। मैंने कहा, कहते हैं अरे, मैंने कहा यार फिर आप RSS वालों से कहें ना कि ज़रा तैयब अर्दोगन और तुर्की के बारे में पूरा मजमून छापें, अगर इतनी अच्छी बात कहें तो खामोश कहते हैं यार। अच्छा, ये हो गया। तीसरा मामला जो है वो हुआ, जो एक सीरियस मामला, वो ऋषि सुनाक की वो ज़ाहिर मंदिर में गए, इंडियन ओरिजिन है, हिंदू हैं, बड़े यानी उनके चैलेंजेस हैं बड़े। लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि वहाँ पर कोई 2 चाइना के जासूस पकड़े गए मंदिर में नहीं, वहाँ पे बरतानिया में। अच्छा, वो चाइना की जासूस है, मंदिर में भी हो सकते हैं, मगर पकड़े वहाँ से गए थे, पकड़े वहाँ गए हैं। और दोनों जो हैं वो वहाँ के पार्लियामेंट के अरकान के रिसर्चर्स के तौर पे काम करते, मार्च में उनको पकड़ा है। अच्छा, लेकिन वो डिस्क्लोज आज हो गया। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने फिर ये जो प्रीमियर ली थे उनसे मुलाकात में इशू को उठाया। संडे टाइम्स ने सुबह सुबह ये स्टोरी फोड़ दी। संडे टाइम्स ने सुबह सुबह दिन का आगाज हुआ तो उन्होंने ये स्टोरी चला दी कि जी ये जो है ये संडे टाइम्स जो 7th स्लाइड है, हाँ संडे टाइम्स, ठीक है ना, कि कॉमन्स वर्कर अरेस्टेड आफ्टर एलिजिबिलिटी स्पाइंग फॉर चाइना। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये हुई, फिर स्टोरी बड़ी स्टोरी थी। इसको जनाब उन्होंने डिस्कस किया उनके साथ कि आपके जासूस यहाँ काम करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अब ये जात देखें ना, अब कितनी अजीब सी बात है। ये मैं देख रहा था वाइट हाउस की जो 3rd स्लाइड है, ये वियतनाम तो गए हैं, लेकिन कैप्टन लैरी ट्रेलर को ये 5 या 6 तारीख को ये मेरे ख्याल से 81 ईयर्स के हैं, तो 81 या 87, बहरहाल कैप्टन लैरी टेलर को उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर दिया है। US आर्मी ने 4th स्लाइड है, वाइट हाउस पे भी है, और ये 4th स्लाइड US आर्मी ने भी
कैप्टन लैरी टेलर मेडल ऑफ ऑनर इनको दिया गया है और इनकी पूरी डिटेल्स लिखी हैं। अब ये जो हैं ये कैप्टन लैरी टेलर कौन है? ये वो हैं जिन्होंने वियतनाम की जंग में, ठीक है, इनको 55 साल बाद मिला है मेडल। 55 साल के बाद इनको मेडल मिला है। ये हयात है? ये हयात हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। और ये जो हैं ये छोटे से कोबरा हेलीकॉप्टर को ये फ्लाई कर रहे थे। एक कमाल कहानी है। और इनके 4 जो हैं वो वहाँ फंस गए साथी। अच्छा। जिनको 100 लोगों ने घेरा हुआ था। 100 जो वियतनाम की फौज के लोगों ने घेरा हुआ था। ये मैंने पूरा पढ़ा, इसको अगर पढ़े द बैटल तो ये तो उसके बाद ये हुआ कि फ्यूल भी ख़त्म हो गया था। जो टेलर हैं वो सारा उन्होंने बताया सारा। तो ये अब काफ़ी इनकी एज हो गई है, लेकिन इनको ये हीरो के तौर पे तो इनको मेडल ऑफ ऑनर मिला है अभी वियतनाम, अभी 5 या 6 अगस्त को। और अभी जो है वो वियतनाम में बाइडन। तो ये जो मामला है सारा, ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर अब G20 तो ख़त्म हो गई। जो इम्पोर्टेंट बात मैंने कहते G20 पाकिस्तान के बारे में क्या, वो अलामिया जो आया है ना, जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात परसों खाने पे हुई थी रात को। हाँ। उस मुलाकात की एक तो रशिया के बारे में बात ही नहीं ना हुई, अमन सुकून शांति, ताकि रशिया भी खुश है, फ्रांस भी खुश है। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो ढाका पहुंच जाएंगे आज, ठीक है ना, वो बांग्लादेश का दौरा करें, क्योंकि जाहिर है ये पूरा रीजन, मैंने कहा ना आपको, फ्रांस की कॉलोनी, नॉट बांग्लादेश लेकिन उससे आगे पूरा फ्रांस का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पे, इंडो चाइना। तो बांग्लादेश में उनका हसीना वाजिद साहबा से मुलाकात होगी। लेकिन यह है कि वहाँ पर भी एक रौला पड़ा हुआ है कि वहाँ पर उनकी जो अपोजिशन है वो 2 इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद ने सेल्फी उतारी है अपनी साहबजादी के साथ, बाइडन के साथ, अभी तो वो थोड़े दिन पहले तो कह रही थी कि उनका जो सेंट मार्टिन का एक जजीरा है उसको कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हसीना वाजिद साहिबा की साहबजादी हैं, ठीक है। तो उनके साथ सेल्फी उतारी, कोई 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई प्रेसिडेंट में। तो वो कहते हैं सेंट मार्टिन की जो जजीरा है बांग्लादेश का, इस पे अमेरिका कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए हमारे खिलाफ है और वगैरह वगैरह काफ़ी पिछले दिनों तो वो लेकिन अब वो तस्वीर आ गई तो वहाँ पर अपोजिशन जो है वो खड़ी हुई है उनके खिलाफ। एनीवे, मैं जो दूसरी बात कह रहा था इम्पोर्टेंट वो ये कि ये इसमें यानी विन विन। अच्छा, अब ये जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट बाइडन की, ठीक है, जो हमने कल थोड़ा सा उसको फिर पढ़ें, दोबारा पर सारा डिफेंस वही पुराने मामला, आगे बढ़ेंगे, ऐसे होगा ये हेलीकॉप्टर आएंगे, ये सारा वो असला वसला खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें एक जिक्र नहीं है जो मैंने अमेरिका में भी पूछा लोगों से, इंडिया में भी बात हुई, मैंने कहा इसमें एक चीज़ मिसिंग है। वो कहते हैं आपने पकड़ ली, मैंने कहा जी मैंने पकड़ ली, मिसिंग है मोदी बाइडन मुलाकात में। अच्छा, वो क्या डॉक्टर साहब? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पसंदीदा लफ्ज। हाँ, कोई इंडियन अलामिया ऐसा जारी हो जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र ना हो तो कहते हैं कि नहीं, अमेरिकन की तरफ से बात की गई थी, हमारा भी जिक्र खैर नहीं है, बस जिक्र आया ना, उन्होंने कहा कि नहीं ये क्रॉस बॉर्डर, अमेरिका ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसमें लफ्ज नहीं इस्तेमाल, ऐसा कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल होगा जो कि मुतनाज़ लफ्ज हो। तो कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कोई रीजन में टेररिज्म, कोई आगे पीछे दाएं, वो यही तो अमेरिका तो सॉरी इंडियंस की तो फेवरेट बात है ना, तो प्यार मोहब्बत से बात। आज देखिए कितनी पूरा पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसे ही हो गए, ये मैच देख रहे हैं लोग बैठ के, और कितना जोश है और कितना ज़बरदस्त। उधर से वो आए थे उनके जो बोर्ड के मेंबर्स थे अभी पिछले दिनों, कैसा पाकिस्तान ने वेलकम किया उन्हें। तो ये मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो बीच में आ जाती है ना छोटी छोटी टुक 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 टुक, उसके नतीजे में तो मैंने मोदी की तो डॉक्टर साहब सियासत ही है ये, इसी पे तो वो सियासत है, मगर ये इस वो जो कॉरिडोर बन रहा था उसको साइड पे फेंक दिया उठा के, और एक खलाई एक जो है इमेजिनरी, जिसका 60 दिनों के बाद इजलास होगा, जो कि एक आइडिया है, व्हाइट हाउस के एलामिये के मुताबिक 60 दिनों में उसका एक मीटिंग होगी 60 दिनों के बाद। ये अभी इलेक्शन की शुरू हो रही है कैंपेन उनकी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वक्त लोगों को सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।